राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ एक और युवा मेहमान आद्या शर्मा, जो कि एक योगा ट्रेनर हैं। आद्या शर्मा युवा योगा ट्रेनर आद्या शर्मा का जन्म नई दिल्ली के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें फिल्म और टेलीविजन के कलाकार आकर्षित करते रहे और इस दुनिया में पहुंच सकने का उनका सपना आखिरकार सच हुआ। साहसी और परिश्रमी आद्या शर्मा ने अपने भीतर छिपी प्रतिभा को संवारने और निखारने में कभी कोई कसर नहीं रखी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षित आद्या शर्मा आज एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं, जो योगा ट्रेनर के रूप में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। अपने शरीर और मन को आद्या शर्मा ने थोड़े से ही समय में कठिन और चुनौतीपूर्ण अभ्यासों से सिद्ध किया है, जिसका लाभ हर आयु और वर्ग के लोगों तक पहुंचा रही हैं। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आने वाली आद्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स से कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन में ग्रेजुएशन किया और फिर MBA किया। बहुत थोड़ा समय HR हेड की नौकरी करने के बाद आद्या शर्मा ने मयूरभंज छाऊ नृत्य सीखा और अपनी अभिनय और नृत्य की प्रतिभा के बल पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मनोरंजन और ग्लैमर का सिक्का जमाया। सत्ताईस साल की, you've never had a relationship. मुझे ऐसा लगता है कि है ना, आप लॉयल कैंडिडेट के साथ रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कैंडिडेट? अरे मैं HR थी ना, तो इसके कैंडिडेट गलती से निकल गई। I can understand why you're not in a relationship. हाँ Because you call boys candidates. Wow. टीवी के कई रियलिटी शोज में उनकी करिश्माई मौजूदगी हर किसी को अचंभित करती है, जबकि आज योगा को समर्पित उनके जीवन की दिशा युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा है। इस बार जो मैंने बताया है उस टेक्निक को यूज कीजिए, विदाउट ओपन योर माउथ। ऐसे नहीं। वेरी गुड। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमको बताइए,
आद्या कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन और एक्सटेंशंस में पढ़ाई की, उसके बाद आपने एमबीए किया, फिर आपने डांस सीखा और भी छोटी मोटी कुछ नौकरियां भी की। ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, किस तरह का आपका परिवार है और क्या करना है ज़िंदगी में, ये सोचा था आपने, और ज़िंदगी कहाँ जा रही है इस वक्त? जी, पहले तो मैं बता दूं, मैं बहुत ही साधारण परिवार से आती हूं और मेरे बहुत बड़े ख्वाब थे, बट उन ख्वाबों को जीना। साधारण परिवार जब आपने कहा तो स्पेसिफाई भी कीजिए कि क्या कहना चाहती हैं आप इस। साधारण परिवार से मतलब है जो कि कंजर्वेटिव फैमिली होती है कि बाहर ज़्यादा जाना नहीं है और घर में रहो, पढ़ाई करो, एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर फैमिली सेटल हो जाती है। लोगों का ज़्यादातर यही मानना है कि अपनी फैमिली सेटल करो, यहाँ पे इंडिया में पढ़ाई के बाद शादी कर दीजिए और उसके बाद आपकी लाइफ करियर जो भी होगा वो आपका फैमिली देखेगी, जो नेक्स्ट फैमिली होगी आपकी। तो इसी तरीके से मेरी लाइफ भी चल रही थी, बट मेरे ख्वाब बहुत बचपन से बड़े थे। मुझे एक्ट्रेस बनने का बहुत शौक़ था, पर कोई भी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं बहुत आसानी से नहीं मिल जाती हैं। उसके लिए आपको शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं ज़िंदगी में। तो इसी तरीके से जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर एमबीए भी कंप्लीट हो गया, जो कि मैं मास कम्युनिकेशन करना चाहती थी, बट डैड ने बोला कि ये फील्ड्स इतना ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप इस चीज़ में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। तो वो बोलते हैं ना कि एक पिंजरे में बर्ड होती है और उसको हमेशा उसके माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर ये बाहर निकलेगी तो इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें ना आ जाएं जो कि अलग तरीके से हैं। तो मेरे डैड ने भी यही सब सोचा था और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई लाइफ में। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप एमबीए की पढ़ाई करो। मैं भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने एमबीए की पढ़ाई करी, अच्छे स्कोर हुए, मैंने जॉब भी करी। जॉब में मुझे वो बाकायदा खुशी नहीं मिली, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता था। ऐसा लगता था कि यार ये चीज़ नहीं है मेरे लिए, कुछ चीज़ पोक कर रही होती थी। और हमेशा मैं सोचती थी कि ना मुझे तो वो चीज़ बननी है जो चीज़ मैं देखती हूँ टीवी पर। मुझे टीवी देखना बहुत पसंद था, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि है ना एक्ट्रेसेस को देखना, उनको फॉलो करना। बट ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिल रही होती। तो उसके दौरान मेरे पास यही हुआ कि मैंने जॉब छोड़ दी। कुछ टाइम मैंने अपने लिए लिया, हालांकि मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थी और उस जॉब ने आपको क्या सिखाया होगा? देखिए, जॉब आपकी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत मुश्किलों से जॉब भी मिलती है। मैं हालांकि देखने में अच्छी लगती हूँ और कम्युनिकेशन स्किल मेरी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, तो मुझे जल्दी से जल्दी जॉब भी मिल गई। बट वो कंपनी आपको फंड राइजिंग कंपनी थी, जो कि जिसने मुझे थोड़ा सा मेंटली, मुझे पता नहीं था कि वो क्या है, एज अ फंड राइजिंग करना था। बट मैंने सोचा कि वो एचआर हेड का, मेरा जो ऑफ़र लेटर आया था वो एचआर हेड का था, तो मैंने ज्वाइन भी कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि ये बाहर जाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके घरों पे भी जाते हैं। और हम लोग एक चैरिटेबल काम कर रहे थे जो कि क्राइव फाउंडेशन के लिए था, और मैंने उसमें फंड राइजिंग का काम किया था। हमें लोगों से मिलने का मौका मिलता था, आईएएस, आईपीएस, सब लोग मुझे यही बोलते थे कि है ना आपने एमबीए करा हुआ है और आप फंड राइजिंग का काम कर रहे हो, बेटा ये आपको सूट नहीं करता, और आपकी पर्सनालिटी देखिए तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, तो डू इट, किसी चीज़ के लिए सोचिए मत। वो हमेशा क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में पीछे कहीं चलता रहता था, मगर मेरे को ये लगता था कि क्या ही पता है ज़िंदगी का किस मोड़ पे ले जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता था। फिर उसके बाद चलते रहा, ये 6-7 महीने हो गए, बट मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। उस दिन मैंने एक डिसीज़न ले लिया कि मुझे छोड़नी है जॉब। बट इसमें आप, चूँकि अभी ये बात एक छूटी रह गई कि फंड रेजिंग वाले काम में एक ये भी तो सीखने को मिलता है कि आप अजनबी लोगों से मिलते हैं, लोग आपको डरा के रखते हैं कि भाई इसके मिलने जा रहे हो तो हाँ, ये था कि है ना, कभी भी पहले तो मैं बहुत सोचा करती थी कि ये डायरेक्टर मैम है, इनसे मिलने जा रहे हो, तो है ना एक हेजिटेशन होती है कि यार उनकी पोस्ट बहुत ही बड़ी है हमारे उससे, और हम अपने आप को है ना कहीं दबा लेते हैं उस चीज़ से। हमें लगता है कि है ना हम उसके काबिल नहीं है, हम इसके काबिल नहीं है, बट काबिल आप हमेशा से हो, वो आपकी सोच है
जो आपको बाउंड कर रही है, आपको पीछे धकेल रही है। मगर जिस टाइम मैंने डायरेक्टर वगैरह से बेधड़क जाके मिल लेती थी, आईएएस ऑफिसर के सामने बेधड़क बैठकर उनके साथ कॉफ़ी पीना, उनके साथ उनकी फैमिली के बारे में बात करना, तो ये सब मुझे एक कॉन्फिडेंस लेवल उस कंपनी ने दिया। ये नहीं है कि है ना उस कंपनी ने मेरे से सब कुछ मतलब झूठ बोल के किया, बट उस कंपनी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनाया मेरी ज़िंदगी में कि आज कोई भी है, चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना मेरे सामने बैठ जाए, उनके साथ भी मैं इंटरव्यू ले लूँगी, उनसे बातें कर लूँगी। तो ये कॉन्फिडेंस उस कंपनी ने मुझे दिया। उस कंपनी ने मेरी वैल्यू सिखाई मुझे कि आप अपनी वैल्यू कीजिए, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा इंसान हो, वो आपके समक्ष भी बैठेगा तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं अपनी बातों से। तो फिर इसके बाद ये योगा से आपका सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जब मैंने ये जॉब छोड़ी तो बहुत ही बड़ा डिसीज़न था। मेरे मॉम डैड को भी नहीं पता था। मैंने फिर बाद में अपने मॉम डैड को बताया, हालांकि मेरे मॉम डैड बहुत सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब छोड़ दी और मॉम डैड ने बोला ठीक है, जो करना है करो, मगर अच्छा करो अपनी ज़िंदगी में, हम तो यही चाहेंगे। तो डैड बहुत सपोर्ट करते थे। उन्होंने 6 महीने तक मैं घर में बैठी रही एक बंद कमरे में। मुझे लगता था कि है ना बाहर निकलूँगी मुझसे कुछ नहीं होगा। शायद मेरी जो थिंक लेवल था वो बहुत ही पीछे चला गया था। मुझे ऐसा लगता था मैंने कुछ किया ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में। तो डैड ने भी बोला कि क्या ही कर रहे हो, तुम्हें अपनी जॉब करनी है, जॉब करो, क्या करना है, जो करना है जल्दी करो क्योंकि टाइम बीत रहा है। तो मैंने भी बोला ठीक है। फिर मेरी दीदी कराटे चैम्पियन है और वो हमेशा लाइफ में ऐसे डिसीज़न लेती है कि फटाक से, उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि है ना अरे आज नेक्स्ट क्या करना है। और मैं वहीं पे सोचने वाली ज़्यादा हूँ कि नेक्स्ट भी सोचूंगी तो है ना फूंक फूंक के कदम रखने वाली। तो उन्होंने मुझे बोला कि डांस करते हैं, तेरा जो मेंटली स्ट्रेस है वो भी दूर हो जाएगा। वो मुझे वहाँ पे लेके गई। मयूरभंज हम सीखना चाहते थे कंटेम्प्रेरी, बट क्या हुआ वहाँ पे उन लोगों ने बोला हाँ हाँ कंटेम्प्रेरी सिखाते हैं यहाँ पे, तो आप आ जाइए। नाट्य बैलेट सेंटर में मैंने कंटेम्प्रेरी सीखने गई थी, बट पता चला वहाँ पर अगले दिन ही हमसे मयूरभंज की क्लासेस हो रही हैं। ये पहली बार डांस फॉर्म सुना, बाद में पता चला ये वॉरियर डांस फॉर्म है। और मेरा क्या है कि अगर मुझे कुछ भी चीज़ मिलती है तो मैं शिद्दत से सीखती हूँ उसको। तो मैंने इसको यूट्यूब पे फॉलो करना स्टार्ट करा कि मयूरभंज होता क्या है, कहाँ से आया है और कैसे करते हैं इसको। तो एक कैरोलिना है जो कि कोलंबिया से है, वो इसको इतना अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं। इंडिया में भी उन्होंने उसका रूट रिप्रेजेंट किया है। ये नहीं कि है ना कंटेम्प्रेरी उसके साथ डाल दिया, कुछ एडिशनल फॉर्म्स डाल दिए, बट जो रूट समझ गया तो वो हमारे कल्चर को समझ गया। तो ये उड़ीसा का जो डांस फॉर्म है और मयूरभंज, जिसको सीखने के बाद मुझे लगा कि ये सबसे अलग है और मुझे इसमें नाम बनाना है। पहले मैंने 1 साल तक इसकी ट्रेनिंग ली, बट जो मेरे सर थे वो बहुत ज़्यादा नहीं सिखा पाते थे क्योंकि उनकी भी फैमिली थी, उनको भी कमाना था, तो वो इधर उधर चले जाया करते थे। तो मुझे लगा कि ये वर्थफुल नहीं है कि वेस्ट ऑफ टाइम करना और यहाँ पे ही सीखना, जो ऑप्शन नहीं मिल रही। तो उसके बाद उन्होंने एक दिन मेरे को मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक बार कॉल किया, बुलाया कि तुम्हारी ज़रूरत है, एक शो करना है तो आ जाओ। मैंने बोला सर को मैंने 50 बार मना कर दिया है, बट इस बार मैं चली जाती हूँ उनके पास क्योंकि सर हैं, थोड़ा सा रिगार्ड वगैरह करती थी मैं उनका। तो फिर मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे जाके बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ लिखी गई होती है, तो एक वहाँ पे गई मैं, वहाँ पे जाके देखा बुलेटिन बोर्ड पे, मुझे बुलेटिन बोर्ड पढ़ने की बहुत आदत थी। तो मैंने वहाँ पे देखा कि दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट के लिए ऑडिशन हो रहे हैं और उसमें 40 कैरेक्टर्स चाहिए होते थे, जैसे कि 40 कैरेक्टर्स एक्टर के लिए, 40 कैरेक्टर्स सिंगर्स के लिए, 40 कैरेक्टर्स एरोबिक, पार्कोर, योगा, जो भी है। जब मैंने ऑडिशन के लिए ट्राई किया, हर किसी के दिमाग में होता है कि ये जो लगा हुआ है लिस्ट बुलेटिन बोर्ड पे कहीं फेक ना हो। तो मैंने फेक के बारे में जानने के लिए मैंने उनको कॉल किया जो उसमें ही लिखा हुआ था नंबर। तो जैसे ही पता चला कि ये तो किसी ऐसी रैंडम पर्सन ने उठाया, मुझे लगा कि ये तो फेक है, पूरा ही फेक है। तो उसके बाद मैंने उनको हड़काया कि मेरे दिल्ली पुलिस में है और अगर ये सिम बंद नहीं हो जाएगी तो मैं आपको मतलब कंप्लेंट कर दूंगी आपकी। तो उन लोगों ने भी मुझे ये बोला कि है ना ये ऐसा कुछ नहीं है और ये सिम नहीं बंद होगी। तो मुझे पता चला कि ये फ़ेक है और मैं नहीं करती। तो मैंने इस सर से ज़िक्र करा अपने
जो वहाँ पे सिखाते थे। हालांकि उन्होंने मुझे मना भी किया, नहीं जाओ क्योंकि मेरा शो है, तुम नहीं जाओगी। तो उन्होंने मुझे मना करा, बट फिर भी एक होता है ना कि ट्राई, उन्होंने बता दिया कि ये तो मतलब रियल है और आप ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। तो सर ने भी थोड़ा सा ऐसे ही बोला कि क्रिटिसाइज़ करने के लिए कि अरे तुम करके दिखा दो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मैंने बोला सर ड्रामेटिक प्रेसिडेंट से बात करो जो मैं अपने कॉलेज में थी, और आपको यकीन नहीं होगा कि मैं मोनोलॉग वगैरह मैं इंस्टेंट बनाती हूँ और सोशल इश्यूज़ के टॉपिक पे ही काम करती हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए छोटी हैं और मैं कर लूँगी। तो जैसे ही मैं वहाँ से गई और ऑडिशन दिया, पहले तो ऑडिशन के टाइम पे इतने सारे लोग KOD से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, और मुझे लगा कि मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है ये सब चीज़ें। बट जो आपके इनसाइड होता है वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि आप किसी से कम नहीं हो, भले आपने कहीं से सीखा नहीं है मगर आपके अंदर है। तो जब मैंने ऑडिशन दिया, मेरी किस्मत इतनी ख़राब कि मैं हमेशा फ़र्स्ट उस पे ही जब बैठी हुई हूँ कि मुझे लगा कि ये लास्ट है और मैं देख लूँगी फ़र्स्ट में क्या हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, बट मेरा हमेशा फ़र्स्ट ही रहा। और फिर उसके बाद फ़िज़िकल राउंड हुआ, उसमें भी मैं क्लियर हो गई। तो उसके बाद मुझे दुबई से कॉल आ गया कि आपका हो गया है सिलेक्शन। और जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो उसके लिए टाइम भी चाहे कितना हो जाए। ऑडिशन के बाद सीधा हम लोगों को दुबई के लिए कॉल आया, तो दुबई जाना था। और वहाँ पे मैंने थिएटर शो किया जो कि बॉलीवुड पार्क्स एंड दुबई का था, और उसमें दबंग स्टंट स्पेक्टेकुलर में मेन लीड का कैरेक्टर किया, सोनाक्षी सिन्हा। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि हम लोगों का 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें हम लोगों ने प्रोबेशन पीरियड में बहुत सारी चीज़ें लर्न की, मार्शल आर्ट, डांस, एक्टिंग, जो मैं बचपन से करना चाहती थी। मींस ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही अलग थी, और उसके बाद ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। दुबई में ये जो 10 महीने का स्टे था जी, उसमें और क्या चीज़ें सीख रही थी आप लोग, या फिर जो यहाँ से सीख के गए थे वही परफॉर्म करना था? जी नहीं, यहाँ पे ऑडिशन जो हुआ था वो आपका फिज़िकल स्ट्रेंथ वगैरह देखते हैं, क्योंकि जो दबंग स्टंट शो था उसमें फ़िज़िकल ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे स्टंट है तो आपको मार्शल आर्ट भी करना है, आपको जो भी फाइट वगैरह का सीक्वेंस होता है वो भी करना है। तो एक कैरेक्टर था कॉन्फिडेंट लेडी का जो कि चुलबुल पांडे की वाइफ है, और उसको ये भी शो करना है कि है ना वो मतलब उसका हस्बैंड है वो बहुत ही रॉयल किस्म का इंसान है, और वो जो शेरा है उससे डरता नहीं है, विलन से डरता नहीं है। वो आ जाएगा तो जैसे सलमान खान थे राउडी बन के उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले करा था दबंग में, वैसे ही जो सोनाक्षी सिन्हा थी वो प्राउड लेडी थी कि उसको जो भी दिखता था कि भाई मेरा हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड तो धूल चटा देगा तुम्हारे को। तो वैसे वाला कैरेक्टर था कि मुझे ये समझना था कि एक टाइम पे वो बहुत ही रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी थी, और साथ ही साथ वो एक कॉन्फिडेंट लेडी थी कि तुझसे मैं डरती नहीं हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने मतलब हम लोगों को एक फॉर्म दिया, सिखाया। वहाँ पे डायरेक्टर थे जो कि एक शो जो शक्ति की भक्ति है वो शो उन्होंने बनाया था, और उन्हीं डायरेक्टर ने हम लोगों को, जो 2 लड़कियां थी मेन लीड के लिए सिलेक्ट हुई थी, उनको थोड़ा सा हम दोनों को गाइड किया कि कैसे करना है, कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद हम लोगों को कैरेक्टर समझ में आया, कैरेक्टर हमने प्ले करा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो वहाँ से मैंने कंटिन्यूटी इसलिए नहीं करी क्योंकि वो सेम शो था और रोज़ रेगुलर करना पड़ता था, ग्रोथ नहीं लगती थी मुझे ऐसा लगता था कि कुछ और भी करना है। तो आई कम बैक टू इंडिया, और मैंने योगा की जर्नी कंटिन्यू करना सोचा था, क्योंकि मेरे पास पहले पैसे नहीं थे। तो है ना, मैं ये सोचा करती थी कुछ ऐसा हो जाए कि हाँ मैं कोर्स कर पाऊँ। तो ये बोलते हैं कि रास्ते बन जाते हैं, बस आपके अंदर वो उम्मीद होनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मेरा अच्छा पैकेज था, 1,50,000 का पैकेज था। तो एक छोटी सी जॉब करना और उसके बाद सीधा 1,50,000 का पैकेज मिलना, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। और मुझे लगता था कि है ना ये फील्ड से नहीं हूँ, फिर भी मेरे को मेन लीड मिला, तो उम्मीद नहीं हारी मैंने फिर इस चीज़ के लिए। और फिर वापस योगा पर आते हैं। वापस योगा पे उसके बाद जब मैं वहाँ से वापस आई 2017 में मैं वापस आई थी, और 2017 में मैंने ये RYT का जो ऋषिकेश का जो इंटरनेशनल कोर्स होता है वो मैंने किया था। और उस कोर्स के दौरान ही मुझे बिग बॉस के लिए एक अपॉर्चुनिटी का कॉल आया इंडोमॉल कंपनी से, बट मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो थोड़ा सा वैसा वाला कैरेक्टर
प्ले करना था। और आप जब ऋषिकेश में होते हो और ऋषिकेश में बहुत पीस है, काम है, और वहाँ पे जब आप जाते हो ऑडिशन देने के लिए, हालांकि मैंने ऑडिशन देने के लिए गई, देखने के लिए गई कि क्या मैं जो सोच रही हूँ वो चीज़ सच है, या जो भी है कि वहाँ पर जो प्ले करवाते हैं वो कैमरास वगैरह लगाते हैं और ऑडिशन हो रहा होता है, तो वो सेम था कि वहाँ पर उनको वाइब्रेंट पर्सनालिटी चाहिए थी कि हाँ बेधड़क बोले, और लड़ाइयाँ हों तो लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एंटरटेनमेंट शो है और यू नीड टू बी एंटरटेन। तो वहाँ पे जाके मैंने बोला कि मुझे तो योगा करना है, मुझे तो योगा की लाइन में बहुत कुछ आगे करना है। तो उस टाइम इतना सोच नहीं थी, समझ नहीं थी। तो ऐसे ही वहाँ से वापस आकर मैंने सोचा कि अब क्या करना है। एक रोडीज़ का ऑडिशन भी हुआ था, तो रोडीज़ के ऑडिशन के लिए मैंने अपनी बहन को बोला था कि तुम तो बहुत लाउड पर्सनैलिटी है, तुम्हें जाके ट्राई करना चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे जाके मैं अपना दिखा के आऊँ योगा जो भी मैं करती हूँ। वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और पता चला कि है ना वहाँ पे ऑडिशन हो रहा है नोएडा में, गाज़ियाबाद के साइड में था। तो मैं ऑडिशन के लिए लाइन में लगी। सुबह 7 बजे हम लाइन में लग गए थे और लाइन इतनी बड़ी थी कि मुझे नहीं लगता था कि मेरे को कोई देखेगा भी वहाँ पर। बट मेरे को उस टाइम याद आया, मेरी दीदी ने मुझे एक बात बोली थी कि तुम भीड़ में खड़े रहोगे तो तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, अगर तुम आगे जाकर अपना इनिशिएटिव लोगे तब जाके तुम कुछ अचीव कर पाओगे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि आगे मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, कैमरेज लगे हुए हैं, तो मैंने बोला जाके क्या मैं भी कुछ करके दिखा सकती हूँ कैमरे वाले से। उन्होंने बोला हाँ हाँ आपका ही तो है, तो आप करिए। मैं जाकर थोड़ा सा साइलेंट खड़ी रही और फिर मैंने एक साथ पोज जो किया, सारे लोगों ने हुडिंग करना स्टार्ट कर दिया, अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया। तब मुझे लगा पोज किया? नटराज पोज था। और ये वाला पोज तो आपने पहले सीखा नहीं था, तो कैसे कर दिया? पहले सीखा नहीं था, नहीं, मैंने आरवाईटी का कोर्स कंप्लीट करके आ अच्छा, गई उसके थी। बाद की बात हाँ है। जी। तो मैं कंप्लीट करके आने के बाद मैंने ये एक राइट वे देखा कि आज जो भी दिखता है वही बिकता है। या आप मानेंगे भी कि अगर इतने ही सारे लोग कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, मगर कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि है ना हाँ ये तो इतना अच्छा कर रहा है, मगर जो टीवी पे आ गया, अगर मान लीजिए टीवी पे आपने बोल दिया किसी को योगा की क्वीन है ये, वो स्टैंप लग जाता है कि हाँ आप योगा की क्वीन हैं। भले ही आप अपनी ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ कैसे भी कर रहे हो, मगर टीवी पे अगर आप आ गए और टीवी पे आपने देख लिया कि ये इतना अच्छा कर रहा है, तो उसके बाद तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही मैंने जब ऑडिशन दिया था, ऑडिशन में पहले तो मैं डर रही थी कि मैं कैसे ऑडिशन दूंगी। वहाँ पे 4 जजेस 5 जजेस जो बैठे होते हैं, रण विजय हो गए, नेहा धूपिया हो गए, अब रफ्तार ने तो एंट्री की थी उस टाइम, तो रफ्तार हो गए और प्रिंस हो गया। तो ऐसे जो लोग बैठे हुए थे, निखिल चिन्नप्पा, मतलब एक साथ वो बंदे की उतार देते हैं। बट मेरा इतना अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरे को बहुत ही कंपोज पर्सनालिटी बोला और बहुत ही अच्छे अच्छे जो कमेंट्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स दिए मुझे। तो उस सब चीज़ों से जो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि इनसे मैं कहीं अचीव ही करूँगी लाइफ में। तो वहाँ से उसके बाद ऑडिशन के बाद एक दौर आया कि मुझे क्या करना है अब। फिर जैसे ही मुझे वर्कशॉप्स के लिए कॉल आने लगे, गेस्ट सेलिब्रिटीज़ के लिए कॉल आने लगे, तो मुझे लगा कि यार ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने आगे तक आ जाऊंगी। और अभी भी जो चीज़ें पानी है मुझे पानी है। अब ये नहीं है कि है ना, उसके लिए मैं पहले सोचा बहुत ज़्यादा करती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर अब मेरे को पता चल गया कि हर चीज़ समय से लिखी हुई है और आप उसमें बस मेहनत करते जाओ, अपना सोच के घोड़े मत दौड़ाओ। जिस दिन आपने सोच के घोड़े दौड़ाने स्टार्ट कर दिए तो आप स्टक हो जाओगे अपनी लाइफ में। आप सोच को पीछे रखो, सबसे पहले काम करो। कर्म बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपने कर्म करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आपके सोच भी आपके साथ रहेगी। और इस बात के अलावा भी जो आप ये मानती हैं कि योगा ने आपके जीवन को बिल्कुल बदल दिया, इस बात को मेरा ख्याल हमारे देखने वाले भी समझना चाहेंगे कि कैसे बदल दिया? जी, योगा जब मेरी लाइफ में आया, पहले तो मैंने अपना नाम आद्या रखा। आद्या बोलते हैं नाम से आपका चीज़ें चेंज हो जाती हैं।
और ये मैंने पर्सनली फील भी किया है। किस नाम को बदल कर आपने आद्या किया? मैंने डॉली नाम मेरे मॉम डैड ने रखा था बचपन में, क्योंकि मैं डॉल जैसी दिखती थी, इसलिए मॉम डैड ने रखा डॉली। और जो मेरा नाम का अल्फ़ाबेट आया था वो आ से आया था। मैंने एक दिन बैठी थी, मैंने बोला मम्मा मेरा नाम किस उससे पड़ा था, तो मम्मा ने बोला आ से। तो मैंने सर्च किया कि आ से कौन सा अच्छा नाम है। मैंने आद्या नाम देखा और आद्या मुझे ऐसा लगा कि यही नाम है जो बचपन से मेरा होना चाहिए था। मैंने आद्या रखा। उसके बाद चीज़ें पता नहीं कैसे चेंज हो गई। मैं मेडिटेशन बहुत करती थी, तो मेडिटेशन के ज़रिए मुझे योगांतरिक शक्ति वर्ड मिला। और योगांतरिक शक्ति जैसे ही मुझे मिला, मैं आश्चर्य में पड़ गई कि ये योगांतरिक शक्ति अंदर से कैसे आया। ऐसे नॉर्मली किसी के कुछ नहीं आ जाता। तो मैं हमेशा ये पूछा करती थी मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो उसके बाद जैसे योगांतरिक शक्ति नाम आया और मैंने कुछ अचीव कर लिया, तो मैंने योगांतरिक शक्ति फर्म खोली है जो हेल्थ एंड वेलनेस के लिए है। और इसमें ही मैं फ्रीलांस काम करती हूँ, लोगों के वर्कशॉप देती हूँ जाकर, और लोगों की क्वेरीज सुनती हूँ। अगर थेरेपिटिकल योगा होता है उसमें थेरेपीज़ करवाती हूँ। तो इसी तरीके से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। आई एम एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, आई एम डूइंग सच अ ग्रेट थिंग्स इन दैट। और अभी बट ये नहीं है कि मुझे सिर्फ इसी पे रुक के रहना है, मुझे एक्टिंग की लाइन में भी मुझे बहुत शौक़ है। तो जो बचपन से सोचा है, तो हर चीज़ योगा ने मुझे दी है। योगा की जर्नी में मैं जैसे ही आई, मेरे सारे क्वेश्चंस के जवाब मुझे मिलने लग गए। तो ये कभी सोचते हैं ना हम कि हमारे को जवाब नहीं मिल रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप विदाउट एनी क्वेश्चंस योगा के अंदर एंटर तो करके देखिए। जिस दिन आपने ये बात सोच ली कि अरे मेरे को योगा से क्या होगा, कई लोग बोलते हैं ना अरे योगा से क्या होगा, योगा क्यों करें, ये तो बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे में करेंगे ना, अभी करते हैं जिम, अभी करते हैं कार्डियो। आई नो ये बहुत ही अच्छा है कि आपने फिज़िकली आप बहुत ही प्रेजेंटेबल लगना चाहते हो, मगर कई लोग मुझे देख के बोलते हैं कि अच्छा आपका ये सेहत का और ये खूबसूरती का राज तो ये योगा ही है। तो मैं बोलती हूँ हाँ, योगा ने मुझे इतना पीस किया है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए, तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आके तो देखिए, करके तो देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आद्या, आपने हमारे लिए इतना समय दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप ही की तरह शुरुआत में जो लोग अपने करियर को लेकर थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं, क्या करें ज़िंदगी में क्या ना करें, वो आपकी इस जर्नी से कुछ तो सीखेंगे और कुछ इंस्पायर होंगे और अपना रास्ता खुद बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये थी योगा ट्रेनर, एक्टर और डांसर आद्या शर्मा प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिएगा ज़रूर इस एपिसोड के बारे में contact@guftagooWithIrfan.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं, उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।